हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे। अभी तक मैंने ऊतक की बात किया, अभी इसके पहले कोशिका की भी पूरी बातें होंगी। कोशिका को मैंने डिटेल से बात किया जो कि 9th के एनसीईआरटी में लिखा गया है। इसके अलावा अब ऊतक की बात करें जो कि 9th के एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। आपको ऊतक के मैंने प्रकार बताए थे, फिर से एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऊतक को मैंने दो प्रकार में रखा था, एक विभाज्योतक था, विभाज्योतक, और एक को कहा था कि सरल स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, विभाज्योतक के प्रकारों को हमने डिस्कस किया था। स्थायी ऊतक में हमने दो प्रकार बताई थी, एक सरल और एक कठिन, जिसको जटिल शब्द से प्रयोग किया जाता है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो सरल अस्थायी ऊतक था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है जटिल अस्थायी ऊतक की। देखिए, सरल अस्थायी ऊतक क्या थे, उनका काम जैसा नाम है वैसा ही था, सरल थे। लेकिन अब जटिल में देखिए अब क्या होगा, जब हम एक ही प्रकार की कोशिका से बने भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार करते हैं, जो एक ही तरह दिखाई देते हैं, ऐसे ऊतकों को साधारणतः अस्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक को जटिल अस्थायी ऊतक या जटिल ऊतक भी कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी ऊतक की परिभाषा थी ना, वो मेरी जो मैंने आपको परिभाषा दिया था कि एक समान करने वाले विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, मैंने ऐसा कहा था। अब यहाँ पे एक से अधिक प्रकार के हो गए, तो बिल्कुल परिभाषा पे आप ध्यान दीजिए। मैंने कहा था विशिष्ट कार्य करने के लिए एक जैसे या एक समान या मिले जुले हुए जो ऊतक है ना, वो मिल के बना रहे हैं जटिल ऊतक। यहाँ पे थोड़ी सी बातें समझनी है कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतक हैं। अगर आपको जटिल ऊतक के उदाहरण की बात करूं ना, तो जटिल ऊतक के दो उदाहरण आपको हमेशा याद रखने हैं, फ्लोएम और जाइलम। अब आप समझिएगा कि आपको ये जाइलम और फ्लोएम के मैं कार्य बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। जैसे जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना, जल व खनिज तत्वों का परिवहन करना, और फ्लोएम का काम होता है कि जो खाना बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण के बाद जो स्टार्च बनता है, खाना बनता है, जो भोजन है पौधों का, उसको पूरे शरीर के अंगों में पहुंचाना। ठीक है, कंफ्यूजन हुई होगी कि फ्लोएम को कैसे याद करें और जाइलम, इसमें कंफ्यूजन होती है, जाइलम किसे कहेंगे, फ्लोएम किसे कहेंगे। तो आप ये याद रखिएगा, ज से होता है जल और फा से होता है फूड। ठीक है, इतना तो याद कर सकते हैं ना, ज से जल या जा से जल या जड़, जो भी आपको याद हो, जा से जल या जड़, और फा से फूड। जा से जल से मतलब कि जल ले जा रही है, जल कहाँ पे रहेगा, जड़ के पास रहेगा, जड़ से पूरे शरीर की ओर भेजेगा, इस पे दबाव ज्यादा होगा। ठीक है, तो जाइलम की बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग होगी और इधर फूड बना के फ्लोएम क्या करेगा, पूरे शरीर को भेजेगा। तो ये चीजें आप समझ रहे हैं ना, ये चीजें आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज की तरह आपको याद रखनी है। ये दोनों प्रकार के दोनों ही संवहन ऊतक भी कहे जाते हैं। संवहन क्यों? क्योंकि इनका काम ही है इधर का उधर करना ना, मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता होती है जो कि उनके स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। जाइलम, टेट्रिड वाहिकाएं, वाहिका, जाइलम, पैरेकाइमा और जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। टेट्रिड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। जैसे मैंने कहा, जाइलम क्या करेगा, आप ही सोचो कि नीचे से मोटर, जड़ के पास से जल को एकदम पत्ती के पास पहुंचाना है, तो नीचे की पाइप सप्लाई जो होगी उस पर लोड बहुत ज्यादा होगा और इसको करने के लिए बहुत ज्यादा ऊपर तक लोड बढ़ेगा। तो लोड बढ़ाने के लिए क्या होगा, जो कोशिकाएं होंगी ना वो थोड़ी मजबूत होंगी, और मजबूती कौन देता है, तो कोशिका भित्ति देता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है और उधर फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम करता है नीचे की तरफ भेजता है, इसलिए इस पे ज्यादा दबाव नहीं बनेगा, तो इसलिए फ्लोएम अपेक्षाकृत कोशिका भित्ति मोटी नहीं पतली होगी। ये चीजें आप समझ रहे हो ना। इनमें से परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं।
और सीधी बात है, जहां मजबूती की बात आएगी वहां पे जीवित कोशिकाओं का बहुत कम रोल रहता है, इसलिए मृत कोशिकाएं देखने को मिलती हैं क्योंकि ये लाइफ टाइम ही बने रहती हैं। वाहिकाओं की संरचना नलिकाएं नलिकाकार होती हैं। इनमें इनके द्वारा पानी और खनिज लवण ऊर्ध्वाधर संवहन द्वारा होता है। देखो क्या कर रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर संवहन कौन कर रहा है, पानी और खनिज को कर रहे हैं, खनिज लवण और खनिज तत्व जिसको कह रहे हो, जल कह रहे हो, जल के साथ मिनरल्स बोलते हैं खनिज तत्व को, ये सब ले जाने का काम कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है ऊर्ध्वाधर रूप से। पैरेंकाइमा भोजन का संग्रहण करती है। कैसे करेगी, पैरेंकाइमा के जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ना, कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है। अंतराकोशिकीय स्थान पे जो स्थल पे रहने वाले पौधे होते हैं ना, उसमें भोजन भरा जाता है या उसमें आवश्यक विटामिन की पूर्ति के लिए रखे जाते हैं। जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने के लिए कार्य करते हैं। ये तो वही बात हुई ना, पाइप सप्लाई, जैसे घर पे पाइप सप्लाई करनी है, आपको ऊपर पाइप चढ़ानी है, पानी ऊपर चढ़ाना है तो मोटर पे एक अच्छी खासी मजबूत पाइप लगानी पड़ेगी। और मजबूत पाइप कौन सी होगी, जो रेसे वाली होती है। आपने देखा है ना कि जो मोटर पे पाइप लगाते हैं वो रेसे वाली ज्यादा अच्छी होती है, मुड़ती नहीं है और वो काफी मजबूती से पानी को ऊपर ले जाने का कार्य करती है। तो वही बात है जाइलम के लिए। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवी चलनी कोशिकाएं, चलनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। ये बहुत बातें लिख दी गई हैं, आप इसको नॉर्मल तरीके से समझ लो क्या करता है। चलनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली होती है, नलिकाएं कोशिकाएं होती हैं, नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। समझ गए ना बात, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई वही चीज आप रिपीट देख रहे हो, और जो मैं बताता हूँ ना 100% वही आएगा, वही चीज मैं एकदम निचोड़ बता देता हूँ। एक लाइन में जो आपको एक शब्द में मैं बता दूंगा ना, पूरे चैप्टर या पूरे किताब का निचोड़ मैं एक एक लाइन में आपको बता सकता हूँ। ये ऐसे नहीं है, ये अनुभव होता है, कई सालों से विषय को देखते देखते अनुभव सा हो जाता है। ठीक है, मेरा वैसे बायो तो है नहीं, बायो से मैं नहीं हूँ, लेकिन बायो में मेरा काफी अच्छा इंटरेस्ट हो गया है यूपीएससी के जर्नी के कारण, क्योंकि यूपीएससी में बायो के ही प्रश्न आते हैं। हाँ, एक सवाल एक लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया था, तो मैंने उनसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी में बायो कैसे आती है। तो आप जानिएगा यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, प्रीलिम्स की बात करूं, प्रीलिम्स में जनरल साइंस आपको पढ़नी होती है, जनरल साइंस पढ़नी होती है। ठीक है, जनरल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, जनरल साइंस में फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और बायो आएगा। और आजकल देखा जाए ना तो ये फिजिक्स के तो सवाल बिल्कुल भी आना ही बंद हो गए हैं यूपीएससी में, एकदम से फिजिक्स बंद, फिजिक्स एकदम ना के बराबर प्रश्न आता है फिजिक्स से। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आए दिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कोई खोज हुआ उसमें केमिस्ट्री की बात। और बायो की बात इसलिए हो जाती है कि बायो जो है ना, ये पर्यावरण परिस्थिति के कारण और आपको जनरल नॉलेज के लिए बायो को जानना जरूरी है, क्योंकि इंसान का स्वास्थ्य ही सबसे मेन चीज होती है। हम पढ़ते क्यों हैं, हम खुश रहने के लिए पढ़ते हैं। हम नौकरी क्यों करेंगे, खुश रहने के लिए, और खुश रहने के लिए हमको स्वस्थ रहना पड़ेगा, और स्वस्थ रहने के लिए हमको काफी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीजें जनरल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं जंतु ऊतक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अभी तक क्या हुआ, पादप ऊतक के बारे में हमने चर्चा किया। पादप ऊतक की कहानी में बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जैसे जटिल ऊतक और सरल ऊतक देखने को मिला, सरल और जटिल ऊतक देखने को मिला। और जटिल के 2 प्रकार मैंने बताया, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, और जाइलम फ्लोएम का काम क्या है, जाइलम जल ले जाएगा, फ्लोएम फूड ले जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप तैयार कर लिए। अब बात करते हैं हम जंतु ऊतक की। हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं, शरीर के अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम पेशी कोशिकाएं कहते हैं। पेशी कोशिकाएं क्या होती है ना, जो आपकी जो कार्य करने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको पेशी कोशिकाएं कही जाएंगी, अपवाद को छोड़कर। ठीक है, इन कोशिकाओं को फैलाना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। ये चीजें आप ध्यान, ये किसकी बात कर रहे हैं, पेशीय कोशिकाओं की बात कर रहे हैं या पेशीय ऊतक की बात कर रहे हैं। ऊतक या कोशिका दोनों के लिए ये फिट हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं,
आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ से आती है, यह फेफड़ों द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती है। ये जो लाइन आप देखें ना अभी अभी, ये वाली लाइन आपको समझने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। मीन्स क्लास वाइज आपको मैं 10th में पढ़ाऊंगा हृदय पढ़ाऊंगा, और 10th में ही आपको पाचन पढ़ाऊंगा, और 10th में ही आपको मैं पढ़ाऊंगा फेफड़े के बारे में या श्वसन तंत्र के बारे में। अगर मैंने ये दोनों चीज आपको पढ़ा दिया या तीनों चीज पढ़ा दिया, विश्वास करिए आपको एक बायो की अच्छी खासी जनरल नॉलेज हो जाएगी, जो कि आपको बहुत ही जरूरी है रहने के लिए भी। और यूपीएससी अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि करंट अफेयर में क्योंकि मुद्दा बना रहता है इसलिए पूछते रहते हैं, और एसएससी बैंक रेलवे में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं यूपीएससी को ही पॉइंट कर रहा हूँ, यूपीएससी और पीसीएस को ही पॉइंट करके अपनी क्लासेस लेता हूँ। सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, ठीक है, सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए संकेत देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? एटीपी और एडीपी में रूपांतरण होगा। इसके बारे में भी हाई स्कूल में हम चर्चा करेंगे। और ये एटीपी के बारे में मैंने अभी बताया था कल की क्लास में कि एटीपी क्या होती है। ऊर्जा क्वाइन बोलते हैं इसको, एनर्जी क्वाइन बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। मतलब पूरे शरीर की जो ऊर्जा बन रही है प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसलिए पावर हाउस कहते हैं। और ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है, इसलिए इसको ऊर्जा सिक्का नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है, पता नहीं क्यों मेरा हाथ नहीं बैठ रहा है इस पे। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छा बनाने की, धीरे धीरे आ जाएगा और ये चीजें हो जाएंगी। उदाहरण के लिए जब हम भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यह शरीर के सभी भागों से अवशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है, ठीक है। ये सारी चर्चाएं आपको जो मैंने कहा हाई स्कूल तक इंतजार करिए, आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार करेंगे, जैसे एपिथेलियमी ऊतक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। संयोजी ऊतक, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संयोजी ऊतक का सबसे अच्छा उदाहरण है रक्त। और अगर बिना खून के आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते और जंतु जगत में। पेशी ऊतक भी आप समझते हो कि कार्य करने के लिए है। और तंत्रिका ऊतक ये है कि अगर ये खराब तो कुछ नहीं चलेगा। तंत्रिका माने दिमाग से जुड़ी हुई जितने भी ऊतक है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि ये सब ऊतक है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियमी ऊतक की। एपिथेलियमी ऊतक, ठीक है, जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए होता है, या यूं कहूं ये क्या होता है, मुख्य रूप से त्वचा का निर्माण करता है। मुख्य रूप से त्वचा, ठीक है, ध्यान रखना, मुख्य रूप से त्वचा मैं कह रहा हूं, ठीक है। त्वचा में भी कई प्रकार के होंगे, ठीक है। रक्षा प्रदान करता है त्वचा, क्या करता है, और ढकने का कार्य करता है। ऐसे ऊतकों को एपिथेलियमी ऊतक कहते हैं। एपिथेलियमी शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करके अवरोधक का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिकाएं, वृक्कीय नली आदि सब एपिथेलियमी ऊतक है। अभी मैंने जब आपको त्वचा लिखा तो मैंने 2-3 बार ये चीज बोली। क्यों बोली थी पता है? इसलिए बोली थी जिससे आप ये चीज समझ जाओ कि यहाँ पे त्वचा का मतलब सिर्फ त्वचा से ही नहीं, हमारा त्वचा से एपिथेलियमी के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्वचा भी आ रहा है, मुंह की संरचनाएं भी आ रही हैं, आहार नली आ रही है, रक्तवाहिनी की नली का अस्तर, जो रक्तवाहिनी नली बन रही है उसका भी अस्तर आ रहा है, फेफड़ों में कुपिकाएं आ रही हैं। कुपिकाएं क्या करती हैं इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, फिर भी बता दे रहे हैं कुपिकाएं क्या करती हैं। कुपिकाएं छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जो रक्त में O2 मिलाते हैं और CO2 निकालते हैं, इतना ही जानिए, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं? फेफड़ों में होते हैं और इनकी संख्या लाखों में होती है, ठीक है,
अगर मैं कहूँ कि एक मनुष्य के शरीर में कूपिकाओं को अगर मैं फैला दूं तो शायद आप समझिए कि आधी दिल्ली तो ढक ही जाएगी आराम से, इतनी इतनी ज़्यादा होती है। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं। ये अनवरत परत माने कंटिन्यू परत बनाती है। देखो आप समझो, अनवरत को मैंने इंग्लिश में लिख दिया कंटिन्यू, स्पेलिंग भी गलत लिखा हूँ, कंटिन्यू की स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू मतलब लगातार रहती है। इसमें आप सोचो, आपके शरीर में जो त्वचा है, क्या उसका कहीं जोड़ है? आप बता दो, कहीं पे भी जोड़ आपको दिखता है? नहीं ना। तो ये क्या है कि आपको याद करने में सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, त्वचा की बात करूं, सिर्फ त्वचा की ही बात करूं, तो एपिथेलियमी के कई प्रकार होंगे, ठीक है। एपिथेलियमी के कई प्रकार होंगे, इनके बारे में डिटेल से कक्षा 11 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बना देते हैं। इन परतों को बीच से चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टता, जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, वह एपिथेलियमी की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है, ठीक है। ये लाइन एक बार आप ध्यान रखना है, ये लाइन आने के चांस बनते हैं, आपको ऐसे ऐसे लाइन को तैयार रखना है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच परंपरागत शरीर और बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियमियों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली से उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। चित्र में दर्शाए गए विभिन्न एपिथेलियमी ऊतकों की संरचनाओं विभिन्न प्रकार की हैं, जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। जैसे कोशिकाओं में रक्त नलिका का स्तर या कोशिका जहां पदार्थ के संवहन वर्णाकार पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां चपटी एपिथेलियमी देखने को मिलती है, ठीक है। चपटी कैसे होगी, यहाँ पे देखिए। चपटी मतलब समझते हैं ना। चपटी को आपको समझाने के लिए ये समझिए, आपका कागज जो है, एक पेज, आपके किताब का एक पेज क्या है, चपटा आकार है। वो क्या होगा, चपटी, कई कागजों को जोड़ दिया जाए। देखो ये क्या है, कागज टाइप का, या ये समझिए कि डिस्क टाइप का ये संरचना आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं दे रहा है, थोड़ा सा फट रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी की वजह से, पीडीएफ फाइल मेरा फट रहा है। ये समझिए ऐसे संरचना एक दूसरे से चिपकी होती हैं, ठीक है। तो ये चपटी टाइप की होंगी ने, उनके कार्य पर निर्भर करता है चपटी। इन्हें सल्की के नाम से भी जाना जाता है, सल्की एपिथेलियमी नाम से जाना जाता है। देखो चित्र में भी नाम लिखा था। ये अत्यधिक पतली व चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। और चपटी होंगे तो भाई कोमल तो होगा ही। कोमल अस्तर मतलब जैसे अस्तर बाई अस्तर, जैसे कई झिल्लियों को, कई परतों को, जैसे कागज की कई परतों को, बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 परतों को आप रखो तो वो क्या होगा, लचकदार होगा, कोमल होगा, ठीक है। समझ रहे ना क्या है। और वहीं पे आप सारे कागज को चिपका डालो तो वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, काफी कड़ा हो जाएगा। आहार नली तथा मुंह का अस्तर, और हाँ, कागज की जो बात करूं, अगर चिपकाओगे, बहुत सारे कागजों को करोगे तो वो पतली नहीं रहेगी तो मजबूत होगी। पतली और कोमल का संबंध आप स्थापित कर सकते हो। आहार नली तथा मुंह के अस्तर सल्की एपिथेलियमी से ढका होता है। सल्की रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियमी की बनी होती है। त्वचा क्या है, पतला होता है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इन्हें काटने व फटने से बचाती, क्योंकि पतली है, लचकदार है और मुलायम है, तो क्या होता है, त्वचा दबती है। जैसे दबाव पड़ा तो उसके अनुसार वो दब जाएगी, फटेगी नहीं। और बहुत टाइट होती त्वचा, तब सोचो कि मतलब बहुत तेज हवा चली, पता चला हमारा शरीर का एक हिस्से की त्वचा गायब हो गई ना, ऐसा होता। और अगर पता चला कि आप गाड़ी से जा रहे हो और कोई ऐसे ही नुकीली चीज या कागज एक लेके आपके बगल से गुजरा, आपको छू गया तो आपका शरीर का जो त्वचा था वो कट गया या टूट गई। तो ऐसे आप गिर गए तो आपकी त्वचा ही टूट गई, त्वचा के लिए प्लास्टर बना, हड्डी तो छोड़ ही दो, ऐसा होता। तो ये चीज आप कल्पना कर सकते हो कितना बुरा होता, ठीक है। जहां अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत की भीतरी स्तर, वहां लंबी एपिथेलियमी का
होता है, जैसे आंत की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे लंबी यानी स्तंभाकार एपिथेलियमी होगी। क्या कौन सी होगी? स्तंभाकार एपिथेलियमी होगी। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी देखने को मिलती है, श्वास नली में, आंत में ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। पश्चाप गति कर सकते हैं तथा बहुत चीजें लिखी गई हैं, बहुत चीजें इंपॉर्टेंट भी नहीं है बहुत ज्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हो घनाकार एपिथेलियमी वृक्कीय नली और लार ग्रंथियों में पाई जाती है, ठीक है। कौन पाई जाएगी? घनाकार एपिथेलियमी। चित्र आपको दिख रहा होगा, चित्र इसके पहले आप देख सकते हो, आप किताब भी डाउनलोड कर सकते हो। ये मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी की किताबें पूरी तरह मुफ्त होती है, ठीक है। आप कहो अगर तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं अपने चैनल पे, और अगर आप डाउनलोड कर सको तो एनसीईआरटी का ऐप आता है गूगल प्ले स्टोर पे, आपको देखने को मिल जाएगा, या एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिल जाएगा। आप वहां से एनसीईआरटी की फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, और सभी क्लासेस की, उसमें कोई पैसे नहीं लगने, ठीक है। तो आप इसको फ्री में ऐसे पीपीटी फॉर्म में, जैसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, इसका प्रिंट भी ले सकते हो, या मार्केट से आप इसको खरीद सकते हो। बहुत सस्ती किताबें होती है, 50, 60, 70 या बहुत ज़्यादा 120 रुपए तक इसकी किताबें आती है, बहुत महंगी नहीं होती, ठीक है। अब इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अब सीधे आते हैं संयोजी ऊतक के बारे में, ठीक है। अब चर्चा क्यों नहीं किया, वो चीज़ें आप पढ़ सकते हो, वो चीज़ें बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। संयोजी ऊतक, इनको तरल ऊतक भी कहा जाएगा, ठीक है। संयोजी ऊतक, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कौन सा? रक्त, ब्लड की बात कर रहे हैं। और ब्लड की बात मैंने कहा ना, बिना ब्लड के आप शरीर की कल्पना नहीं कर सकते हो। किसी भी जीवधारी की, जंतु जगत के किसी भी जीवधारी की शरीर की कल्पना बिना ब्लड के नहीं की जा सकती। मैं तो ऐसे मानता हूँ, अपवाद को छोड़ के, ठीक है। हो सकता है एक आध दो अपवाद हो, मेरे दिमाग में तो अभी एक भी अपवाद नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये संसार बहुत बड़ा है, अगर देखा जाए तो बहुत चीजें हैं, तो अपवाद मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक कौन उदाहरण देखने को मिल गया? रक्त देखने को मिल गया। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इसकी भूमिका के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं तथा अंतराकोशीय अधात्री मैट्रिक्स, जब भी अधात्री शब्द आए ना, अधात्री तो याद रखना इसको, पहली बात तो मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैट्रिक्स के नाम पे वो हॉलीवुड वाली मूवी मत ले जाना भाई। अधात्री है, अधात्री क्या होती है? तरल पदार्थ होता है। ये किसी चीज के बीच में पाई जाने वाले तरल पदार्थ है। कभी कभी ये कठोर भी होते हैं, कभी कभी की बात करो, ठीक है। आपको अधात्री जीवधारियों में बहुत बार देखने को मिलेगी, ये तो मैंने आपको कॉमन चीज बता दी। अब यहाँ पे देखते क्या है, अंतराकोशीय अधात्री में धसी होती है, यानी अधात्री क्या है कि वो जल वाला भाग है। अधात्री जेली की तरह तरल, सघन व कठोर हो सकती है, ठीक है, जैसे मैंने कहा। अधात्री, एक सेकेंड ऐसे रहिए, चाकू लगा। जी, तो कहाँ थे हम? हाँ, अधात्री क्या है कि मैंने कहा आपसे कि ये तरल होती, स्वभावतः तरल ही होती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा सघन या कठोर देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लास 11th में या बड़ी क्लासेस में देखने को स्पष्ट तरीके से मिल जाएंगी, बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य को अनुसार बदलती रहती है। यहाँ पे रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं होती है, जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, हार्मोन्स भी होता है। रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग को ले जाता है। गैसों से आशय हमारा ये है ना
कि CO2 और O2 और CO2, O2 ले जाएगी, मिलाएगी और CO2 को निकालेगी, ये चीज है। उत्सर्जित पदार्थ होता है CO2 और O2 की मात्रा को करता है। ग्लूकोज को भी ले जाता है, ग्लूकोज को भी ले जाएगा, ठीक है। साथ ही अपशिष्ट पदार्थों को ले जाएगा। अपशिष्ट पदार्थों में क्या है कि जैसे मूत्र को ले जाता है, मूत्र को भी ढोने का काम कौन है करता है, यही रक्त करता है। और आप कोशिका जो मृत हो रही है कोशिका, उनको ले जाने का काम करता है। या अत्यधिक मात्रा में जो ये तीनों चीजें ग्लूकोज, CO2, ऑक्सीजन जो है, उनको भी अपशिष्ट पदार्थ के लिस्ट में रख दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये बताने की क्या प्रयास कर रहे हैं। ये चीजें आपको मैं यहाँ पे बहुत डिस्कस नहीं करूंगा। ये जो चित्र आपको देख रहे हैं ना, ये चीजें मैं आपको, क्योंकि मैं 9th से 12th तक की NCERT पूरा पढ़ा रहा हूँ, तो आपको आने वाले दिनों में मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इनको छोड़ नहीं रहा हूँ, बस आपको एक हिंट कर रहा हूँ कि आगे आने वाली क्लासेस में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। अस्थि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है अस्थि, जिसको मांस कहते हैं ना, मांस जो हड्डियों के बीच में बढ़ रहा है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार, सॉरी मांस नहीं, ये हड्डी, सॉरी मैं गलत बोल दिया, अस्थि माने हड्डी, ठीक है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है, ठीक है। मांसपेशियों को सहारा प्रदान करती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा प्रदान करती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होते हैं। यानी कठोर शब्द जहां आया तो मतलब क्या होगा, कुछ कोशिकाएं मरी हुई होंगी। यह कठोर अधात्री में धसे होते हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। कहते हैं ना कि हड्डियां कमजोर है तो आप कैल्शियम खाओ, फास्फोरस खाओ। फास्फोरस हड्डी से फास्फोरस मिलता है, फास्फोरस से हड्डी से फास्फोरस मिलता है। इसी वजह से देखा होगा शमशान में जहां लाशें जलाई जाती हैं रात्रि के अंधेरे में, जैसे रात्रि के अंधेरे में हल्की हल्की उजाले होते हैं, क्योंकि फास्फोरस में ना एक क्वालिटी होती है, ये रात में हल्का प्रकाश उत्पन्न करता है ना, कम प्रकाश में थोड़ा सा प्रकाश उत्पन्न करता है। जो अस्थियां आपस में एक दूसरे से और एक अन्य संयोजी ऊतक से, जिसे स्नायु अस्थि बंधन तंतु कहते हैं, से जुड़ी होती हैं, ये ऊतक बहुत लचीला मजबूत होता है। स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है, ठीक है। मजबूत और लचीला है, अधात्री कम होती है, ठीक है। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती हैं। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा है जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। ये चीजें याद रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीजें जब तक मैं आपको हड्डी, मानव कंकाल तंत्र आपको अपने तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। तो अभी सिर्फ आप कहानी की तरह इसको सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT के बेस पढ़ा रहा हूँ। आपको टाइम रहते मैं आपको ये चीजें ना अपने तरीके से अपनी PPT फॉर्म पे लाइव क्लास में ही आपको PPT फॉर्म पे पढ़ाऊंगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्लास होगी। लेकिन उसके लिए आपको ये क्लासेस लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1000 लाइक का एम रखता हूँ, 100 लाइक का एम रखता हूँ इस वीडियो पे। आप 100 लाइक कर दोगे, इतना तो बनता ही है भाई, और लोगों को शेयर करोगे और सबसे सब्सक्राइब कराओगे। चैनल को आपकी ज़रूरत है। मैं कुछ दिन तक खुद ही चैनल को बंद किया था, तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही है, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है। तो ये चीज़ें आपको मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे अच्छा पढ़ा पाऊंगा इसको। मैं इसको इसलिए ड्रॉप करता हूँ कि आपको कंकाल तंत्र में ये चीज़ बताने के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ। कंकाल तंत्र जब पढ़ाऊंगा तब उसमें देखेंगे। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। तंत्रिका ऊतक के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों से कहेंगे कि लाइक करो, और सबको कराओगे लाइक, जिससे हमारा एक एम जो है 100 लाइक का वो पूरा होगा और 1000 व्यू का एम पूरा हो जाएगा। 1000 व्यू जिस दिन पूरा हो गया उस दिन से मैं आपको एकदम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, पूरी तरह लाइव आके एकदम पूरा सेटअप बना दूंगा। जिस दिन 1000 व्यूज आने शुरू हो गए, 1K व्यूज आना लगा।